So, very good evening, all the participants. Good Today, evening. we'll discuss regarding these PUFE transactions. So, any idea what are these PUFE transactions? Yes, sir. Yes, They are also called avoidance transactions, sir. yes. Their PUFE means preferential, undervalued, fraudulent, and extortionate. Okay, And each of the terms indicate what they mean, sir. It is, it is an understanding in itself. okay. So, can you explain what is meant by preferential transactions? Preferential is, sir, for example, the shares of a company, Hmm. they may be handed over to their own, rishtedar, relatives, friends. Okay. तो वैसा कर सकते हैं सर. किसी और के बेन ऑर्डर्स किसी के ऑर्डर्स जो बेनिफिट देना के है, लिए किसी ऑर्डर्स के दे ऑर्डर्स कैन बी गिवन टू देयर ओन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. इंटरेस्ट इन समवन्स बेनिफिट। हाँ, Okay, खुद का बेनिफिट के लिए करते हैं सर. okay. Can you give me any example of प्रेफरेंशियल PUFE मतलब transaction? सर, फॉर एग्जांपल, some software, critical software is to be purchased for the company. Mm-hmm. Suppose they have a relative Okay. who supplies the software. They may call for quotations, but they will ensure that the advertisement is given in such a way that Mm-hmm. their own people are selected to provide the software, sir. Okay. सर ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई अगर कॉर्पोरेट डेटर है वो अब माना जाएगा अगर उसने प्रेफरेंस दी है जैसे किसी डेटर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसा सेल करके कोई पर्टिकुलर क्रेडिटर कोई पे ऑफ किया है Mm-hmm. प्रीवियस लोन का तो Mm-hmm. भी ये माना जाएगा कि उसने उसको प्रेफरेंस दिया है। ओके ओके। मंजीत जी, आपका क्या व्यू है? क्या होता है ये पीयूएफई ट्रांस, ये प्रेफरेंशियल क्या होता है? हाँ मंजीत जी, एनी आइडिया व्हाट इज तो दिस प्रेफरेंशियल सर ट्रांजैक्शन? सर मैंने अभी है ना पढ़ा नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं नहीं वो इसको ठीक मैं है, अभी। बट कुछ तुक्का लगा सकते हैं, क्या होता है ये? प्रीफरेंशियल मींस सर अपने जो जैसे इनसाइड ट्रेडिंग नहीं होता, हाँ। ऐसे कुछ अपने जो अपने बेनिफिट के लिए या अपने रिलेटेड के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा करना कि उसको ट्रांजैक्शन उसी को देना। जैसे मान लो आपकी कंपनी है, आप मेरे चाचा जी हो तो आप मेरे को काम दे दो, हम्म। जहाँ आप ट्रांजैक्शन कर दो, इसको सर प्रीफरेंशियल ट्रांजैक्शन जहाँ वो बोलेंगे। जहाँ कोई चीज बेचनी, आप कोटेशन मंगा के मेरे को सस्ते में दे दो। ओके ओके। सो लेट अस रीड फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। क्या बोलता है? वेयर द लिक्विडेटर और द रेजोल्यूशन पर्सनल एज द केस में बी इज ऑफ द ओपिनियन। ठीक है, तो क्या लिखता है? लिक्विडेटर और आरपी एज द केस में बी इज ऑफ द ओपिनियन। तो ओपिनियन कौन फॉर्म करेगा, वेदर इट इज ए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉट? आरपी लिक्विडेटर और और आरपी, सर. लिक्विडेटर। ठीक है, पहला पॉइंट, दैट द कॉर्पोरेट डेटर हैज एट ए रेलेवेंट टाइम। ठीक है, ये रेलेवेंट टाइम क्या है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। रेलेवेंट टाइम आपको लिखा हुआ है 43 के सबसेक्शन 4 में। ठीक है, 43 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? ए प्रेफरेंस शैल बी डीम्ड टू बी गिवन एट ए रेलेवेंट टाइम इफ it is given to a related party. So we know who is a related party, other than by reason only of being an employee during the period of 2 years preceding the insolvency commencement date. ठीक है, or a preference is given to a person other than a related party during the period of 1 year preceding the insolvency commencement date. This is called the look back period. इसको हम कहते हैं लुक बैक पीरियड। ठीक है, इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी 2 years, इन केस ऑफ ए पर्सन अदर देन रिलेटेड पार्टी 1 year। ठीक है, चलिए दोबारा चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु विल फॉर्म द ओपिनियन, द आरपी और द लिक्विडेटर? व्हाट सर इज जी द रेलेवेंट टाइम? ये सर रेलेवेंट मेन टाइम सीआईआर ये सर। ऑलरेडी सी। सर सॉरी सर, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ये सीआईआरपी का है या किसके? जो आप 43 कहाँ से लिक्विडेशन लिक्विडेशन सेक्शन 43। ठीक है एक्चुअली ठीक। देखिए, ठीक है। ये सेक्शन तो लिक्विडेशन वाले पार्ट में है, हम्म बट इट इक्वली अप्लाइज टू सीआईआरपी प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है। ठीक है। ठीक है,
क्योंकि क्या बोलता है, वेयर द लिक्विडेटर और द आरपी। भाई देखो, कोई चीज दोनों से बिलोंग करती है तो कहाँ रखेंगे, बीच में डाल दिया इन्होंने, है ना। करेक्ट, तो क्योंकि आरपी भी रखा ना सर, है। आरपी हाँ, वेदर दोनों रखा। वेदर ए लिक्विडेटर और यस, एन आरपी, मतलब यस, सीआईआरपी में आ जाता। yes, yes, yes. So, where the liquidator or the RP, as the case may be, is of the opinion. So, first, who will form the opinion? RP or the liquidator. That the corporate debtor has at a relevant time. Relevant time, we have seen 2 years in case of related parties, 1 year in case of unrelated party. Given a preference in such transactions and in such manner as laid down in subsection 2. तो सबसेक्शन 2 में क्या है, प्रेफरेंस का मतलब समझाया है कि व्हाट इज प्रेफरेंस। ए कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डीम्ड टू हैव गिवन ए प्रेफरेंस इफ देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एन इंटरेस्ट देयर ऑफ। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 है, क्या है सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 में सर। यस सर, 27 सर। हाँ, प्रॉपर्टी मेरे को देखो याद हो गया आपको पढ़ा पढ़ा करके। तो प्रॉपर्टी मैं पढ़ता हूं सर। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स हाँ। मनी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स, हम्म land and every description of property situated in India or outside India, and every description of interest including present or future or vested or contingent interest arising out of or incidental to property. ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ही इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, और एन इंटरेस्ट देयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, सीडी की थी, और किसको ट्रांसफर कर दिया, फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और ए श्योरिटी। क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर की डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है ना। क्रेडिटर Yes, कौन sir. है, क्रेडिटर का डेफिनेशन भी है ना। है सर। क्या है, क्रेडिटर मीन्स ए पर्सन टू whom a debt is owed and includes a financial creditor, an operational creditor, a secured creditor, an unsecured creditor and a decree holder। Degree holder. ठीक है। और ए श्योरिटी, श्योरिटी का डेफिनेशन कहाँ है, श्योरिटी का डेफिनेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है श्योरिटी कौन है, श्योरिटी इज ए पर्सन हु हैज गिवन ए गारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट और ए गारंटर फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ एन एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट क्या होता है, मतलब if 2 years before the commencement of CIRP, sir. नो इट सेज, no वो अलग है, दैट इज रेलेवेंट टाइम। Right, sir. आई एम आस्किंग द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट। Hmm. So antecedent means there was a debt, there was a pre-existing debt, there was a subsisting debt। अभी किसने क्या कर दिया, he has transferred the property, ठीक है। Suppose he has paid some money, but it was on account of an antecedent financial debt, that means the money was due। Suppose a financial debt of say 2 crores is due and he pays the money, then it will come under this preference, ठीक है। और ऑपरेशनल डेट और अदर लाइबिलिटीज ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर एंड दैट एंड हैज द सीक्रेट एंड पैसा तो देना था, पैसा देना था और दे दिया, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है, द ट्रांसफर अंडर क्लॉज ए हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग सच क्रेडिटर और ए श्योरिटी और ए गारंटर इन ए बेनिफिशियल पोजीशन than it would have been in the event of a distribution of assets being made in accordance with section 53। ठीक है, ऐसा दे दिया कि वो बेनिफिशियल पोजीशन में आ गया। 53 में वी हैव गॉट ए वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। अब 53 देख लेते हैं। 53, अच्छा ये तो हमने दूसरा लगा रखा ना, तो 53 में मैं दूसरी पीपीटी खोल लेता हूँ, इसमें तो खाली Shall I read, sir? 53, नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, रीड करने का जरूरत नहीं, जस्ट अ मिनट। ये मैं ना आपको
53 जस्ट दिखा देता हूं क्योंकि बड़ा Yes, sir. सेक्शन। Distribution of assets, sir. हाँ, तो जस्ट आई विल शो इट टू यू। हम्म। Explanation में दिया हुआ है, सर। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, ये भी एयर कोड आ गया हमारा, और लिक्विडेशन में 185। जस्ट अ मिनट, ये है हमारा 53। एक मिनट, दिस इज 53। ठीक है, 53 अब नजर आ रहा है आपको? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये कहाँ चला गया? 53, ये थोड़ा जूम करो। 53, ठीक है। 53 में एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब लाइन में क्या है? गवर्नमेंट ड्यूज है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट ड्यूज आर एट पॉइंट नंबर E1। ओके, नाउ सपोज गवर्नमेंट ड्यूज आर पेड फर्स्ट, ठीक है। ये लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है वो, बिकॉज ऑफ बीइंग ए रिलेटेड पार्टी, है ना। उसको लाइन में पहले लगा दिया, उसको पहले पेमेंट कर दिया। डायरेक्टर का लोन है मान लीजिए, डायरेक्टर के लोन का पहले पेमेंट कर दिया, वो अनसिक्योर्ड लोन था, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड लोन कहां पर आएगा इसमें? यहां पर आएगा, फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पॉइंट नंबर D। इसने क्या किया? वर्कर से भी पहले अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी? प्रेफरेंशियल ट्रांसफर। ये 53 की लाइन बना रखी है, इस लाइन को बाईपास कर दिया तो क्या हो गया? प्रेफरेंशियल। ये नहीं है कि पेमेंट ड्यू नहीं था, पेमेंट वाज ड्यू। ऐसा नहीं कि देने नहीं थे पैसे, पैसे देने थे, लेकिन किया क्या? लाइन चेंज कर दी। ये है 43, समझ गए आप? Yes, sir. हाँ, एक, ये हो गया डिवाइड ये। और ट्रांसफर ऐसा किया, ट्रांसफर अंडर क्लॉज ए हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग सच क्रेडिटर और श्योरिटी और a guarantor in a beneficial position than it would have been in the event of a distribution of assets being made in accordance with section 53। ठीक है। For the purpose of subsection 2, a preference shall not include the following transfers। ठीक है, ये वाली ट्रांसफर्स इंक्लूड नहीं होंगी। कौन कौन सी? पहला, ट्रांसफर मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द ट्रांसफर। ठीक है, एनी ट्रांसफर क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द एक्सटेंट दैट सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू। मतलब नया पैसा मिल गया और पैसा मिल गया। भाई अगर पहले के बदले में दिया, पहले का डेट था और आपने पेमेंट कर दिया, तो वो प्रेफरेंशियल में आ जाएगा, अगर लाइन चेंज हो गई तो। ठीक है, लेकिन अब इंटरिम फाइनेंस के बारे में क्या लिखा है? इंटरिम फाइनेंस के बारे में लिखते हैं ना कि भाई इट इज पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट। तो इंटरिम फाइनेंस में लाइन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। जब इंटरिम फाइनेंस का पेमेंट होता है, वी ऑलरेडी नो जो अमाउंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस है
प्लस इंटरेस्ट एंड जो चार्जेस है, दैट इज पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। हमें मालूम है, तो है ना, डेफिनेशन पढ़ा है ना हमने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. है ना, रेगुलेशन 31 ऑफ सीआईआरपी रेगुलेशंस। ठीक है। तो Yes. अगर इफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू, इंटरम में क्या होता है, नया नया फंड्स आते हैं, ठीक है ना, एंड वाज गिवन एट द टाइम ऑफ और आफ्टर साइनिंग ऑफ ए सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट कंटेन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड वाज यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू एक्वायर सच प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी कुड बी एनीथिंग, प्रॉपर्टी कुड बी कैश। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन वी हैव टू सी एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 27। 47. 47. ठीक है। Such transfer was registered with an information utility on or before 30 days after the corporate debtor receives possession of such property। ठीक है। 30 डेज के अंदर आपको रजिस्टर भी करवाना है। इसका मतलब ये है कि बैक डेटिंग ना हो जाए, ताकि, इसीलिए इन्होंने कर दिया भाई, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप वहां बैक डेट में तो करा नहीं पाओगे, है ना। तो ये कह दिया कि भाई 30 डेज के अंदर आप इसको रजिस्टर भी करवाना है। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एनी ट्रांसफर मेड इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट शेल नॉट प्रिक्लूड। देखिए, डबल नेगेटिव है, प्रिक्लूड अपने आप में एक नेगेटिवली वर्ड है, ठीक है, और शेल नॉट प्रिक्लूड का क्या मतलब हो गया, शेल इंक्लूड। ठीक है। shall not preclude such transfer to be deemed as giving of preference by the corporate debtor। मतलब क्या हुआ, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया कि भाई ये पेमेंट कर दो, ऐसी पेमेंट को भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन माना जा सकता है। वाई? बिकॉज कोर्ट, Moratorium आ जाता ना सर। because court when deciding looks at the specific circumstances of the case, they may not be aware of the entire situation। जो आरपी या लिक्विडेटर है उनके पास पूरी सिचुएशन होती है, ठीक है ना। They will have to inform the court, ना सर। है, The liquidator or the RP should inform the court, है ना सर। नहीं, कोर्ट को क्या को इन्फॉर्म करना, ये तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ही डिक्लेयर करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल डिसाइड। Right, sir. आरपी और लिक्विडेटर इज नॉट डिसाइडिंग व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, he is forming an opinion and he is filing an application। ultimate decision is of the adjudicating authority। एनसीएलटी का डिसीजन है कि ये ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल है या नहीं है। ठीक है। सीआईआरपी में वी हैव सीन द टाइमलाइंस, टाइमलाइन देखा ना हमने, 75, 115, 130 डेज। 75 में ही हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, 115 डिटर्मिनेशन, 130 फाइलिंग ऑफ पीयूएफई ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन। डिसाइड कौन करेगा कि ये प्रेफरेंशियल है या नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आरपी लिक्विडेटर नहीं कुछ कर रहा, वो तो बता रहा है सिर्फ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भैया ये ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जाने। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3 of this section, new value means money or its worth in goods, services or new credit, or released by the transferee of property previously transferred to such transferee in a transaction that is neither void nor voidable by the liquidator or the RP under this code, including proceeds of such property, but does not include a financial debt or operational debt substituted for existing financial debt or operational। ठीक है। सिर्फ सब्सटीट्यूशन ट्रांसफर नहीं है। ठीक है। न्यू वैल्यू में क्या है, आपको क्या मिल गया, या तो गुड्स मिल गई या सर्विसेज मिल गई या नया क्रेडिट मिल गया। ठीक है। ए प्रेफरेंस शैल बी डीम्ड टू बी गिवन एट ए रेलेवेंट टाइम इफ इट इज गिवन टू ए रिलेटेड पार्टी अदर देन बाय रीजन ओनली ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉई during the period of 2 years preceding the insolvency commencement date, or a preference is given to a person other than a related party during the period of 1 year
प्रिसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस को अगर हमें समराइज करना हो तो हाउ वी विल समराइज? फर्स्ट पॉइंट, आरपी और लिक्विडेटर, it is the duty of the RP or liquidator to identify such transactions. Number one. ठीक है। Number two, debt was already there. Financial debt, operational debt or other liability. It's not that debt was not there and he has paid some money. No. Debt was there, it was due. But the point is that he has altered the waterfall mechanism. He has altered the priority of section 53. ठीक है। And there is a period also. There is a period of 2 years in case of related parties, 1 year in case of unrelated party. And there are exceptions also. If it is an ordinary course of business, then it is not preferential. If the CD is acquiring new value, like I told you the example of interim finance. So new value is coming and it is being registered with the information utility within a period of 30 days. So then in that case, it is not considered as a preferential transaction. ठीक है, क्लियर पॉइंट? सर प्रीलूड मतलब क्या है सर? प्रिक्लूड? शेल नॉट प्रिक्लूड। प्रिक्लूड और एक्सक्लूड एक ही बात होती है। शेल नॉट प्रिक्लूड मतलब शेल इंक्लूड, नॉट भी हो गया और प्रिक्लूड भी हो गया। जैसे दो नॉट पॉजिटिव हो जाता सर, यस, डबल नेगेटिव हो गया, दो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। Meaning is that even court transactions are not above this overseeing by the RP or liquidator. So even if there is a transfer pursuant to a court order, then also it can be deemed as preferential transaction by the RP or liquidator. The reason I have given is court looks at the specific circumstances of the case. But here the RP or liquidator is seeing at the overall situation. So this, his determination, his forming an opinion is independent. So we cannot say that it was ordered by the court. So this transfer was in pursuance of a court order. So it cannot be deemed as preferential. No, it is not like that. So even if there is a transfer pursuant to an order of the court, even then it can be deemed as preferential by the RP or liquidator. Ultimately, it is the adjudicating authority's decision whether it will be ultimately considered as preferential or not. He is simply filing an application that according to him, it is preferential. Clear point? Anything on preferential transactions? Manjit ji? मंजीत जी आप है क्या? मैं जाऊंगा नहीं कहीं भी सर, हूं मैं। हाँ मैं तो छोड़ता नहीं सर। नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आपको? हाँ सर, आ गया सर, है ना? आ गया सर। हाँ, जैसे आया मैंने, ये है कि डेट पहले से हो, हाँ और यदि उसमें वाटरफॉल मैकेनिज्म में कोई आप उसमें आप हेरा फेरी करते तो वो बस उसके बस ये प्रेफरेंशियल, जी। बिल्कुल ठीक है। सर मैं छोड़ के नहीं जाता कभी भी आप। हाँ Sir, one more thing, sir. यस, It should also be not. It should also not be beneficial to the financial to the corporate debtor, नहीं sir? बेनिफिशियल उसकी बात ही नहीं है। अच्छा, बेनिफिशियल की बात नहीं है। आपने 1 करोड़ रुपए दे रहे थे, आपने 1 ही करोड़ रुपए दिए हैं, हाँ, ठीक है, बट अच्छा। 53 को चेंज कर दिया बस। बस वो ऐसा ऑर्डर नहीं कि चेंज, आपने ऑर्डर 1 के 2 दे दिए या 1 का 1.5 दे दिया, ऐसा नहीं है। अभी इसमें कहीं पढ़े ना सर बेनिफिशियल का बारे में? कहा बेनिफिशियल? बेनिफिशियल टू द कॉर्पोरेट डेटर पढ़े ना सर हम 43 में? ऐसा कुछ नहीं, वो लिखता है फॉर द बेनिफिट, सर फॉर द बेनिफिट लिखा है। सर If there is a transfer of property or an interest thereof of the corporate debtor for हाँ, the benefit of a creditor or a surety or a ओके, guarantor. क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर। देखो, फॉर द बेनिफिट का मतलब पता क्या है यहाँ? सर भाई देखो, इतने तो बेवकूफ वो भी नहीं है कि सीधा ही क्रेडिटर के नाम दे देंगे पेमेंट। हाँ, वो कहेगा क्रेडिटर के नाम ना दो, क्रेडिटर के चाचा के नाम दे दो। ओके, समझ रहे हो? हाँ सर सर, बेनिफिट क्रेडिटर को मिल जाए, इसीलिए वर्ड लॉ ने क्या लिखा? फॉर द बेनिफिट। ओके, समझ रहे हो? यस अब सर, वो यस सर। सीधा ही क्रेडिटर को दे देगा या श्योरिटी को दे देगा या गारंटर को दे, जेब काटने वाले भी क्या करते हैं?
जेब काटने वाले तीन चार होते हैं। एक आदमी जेब काटेगा, वो पर्स दूसरे को पकड़ा देता है, ठीक है, और वो निकल जाता है। तो अब मान लो उसको पकड़ भी लोगे तो वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं पर्स। करेक्ट सर। तो ये फॉर द बेनिफिट लिखा, फॉर द राइट। बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और ए श्योरिटी और ए गारंटर। तो क्रेडिटर ने उसके कान में कह दिया देखो भाई ऐसा है, मुझे अगर ट्रांसफर करोगे तो मैं तो नजर में आ जाऊंगा, हाँ। मुझे मत करो, दूसरे को कर दो। ओके। ये मतलब है। राइट सर। ठीक है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और ए श्योरिटी और ए गारंटर, गॉट फॉर इट। और ऑन अकाउंट ऑफ एन एंटीसीडेंट फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट और अदर लाइबिलिटीज, ये मैंने बताई दिया आपको। करेक्ट। ठीक है ना। अब क्लियर है बात। यस सर, यस सर। देना था 1 करोड़, दिया 1 करोड़ ही दिया है, ये ज्यादा कम नहीं दिया। सिर्फ किया क्या है, वो लाइन को चेंज कर दिया। एक लाइन लगी हुई है सेक्शन 53 की, उस लाइन को चेंज कर दिया, उसको कह दिया तुम पहले आ जाओ, बस यही है। ठीक है। और उसमें भी अगर जैसे मैंने इंटरिम फाइनेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो वो क्या कहता है, सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट्स न्यू वैल्यू। अब इसमें एक एग्जांपल लीजिए कि भाई आपकी कंपनी सीआईआरपी में आ गई या लिक्विडेशन में आ गई, यू नीड इंटरिम फाइनेंस। अब जो इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर बोलता है कि भाई यू गिव मी सम सिक्योरिटी, सो द प्रॉब्लम इज, द क्वेश्चन हियर इज वेदर ही इज ऑल्टरिंग द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। द आंसर इज यस। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में देखें तो भैया ये तो अभी अभी आया है इंटरिम फाइनेंस वाला, इसको तो बाद में, इसको लाइन में पीछे आना चाहिए था, पर ये लाइन में पहले क्यों आ रहा है? बिकॉज लॉ से सो, लॉ बोल रहा है कि भैया अभी तो कोई देगा नहीं इसको, इसीलिए इसको कुछ प्रायोरिटी दे दो। उन्होंने क्या कह दिया, इसको कह दिया यू मेक इट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट या लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट। ये जो इंटरिम फाइनेंस है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है। तभी तो देगा ना इंटरिम फाइनेंस, वरना कौन देगा इंटरिम फाइनेंस? करेक्ट सर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यस रितु सर। महेश्वरी जी, क्लियर है पॉइंट 43? यस सर, यस सर, यस सर। समझ में आ गया ना? जी सर। चलिए 44। अब 44 क्या बोलता है? 44 बोलता है कि भाई अब प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन तो हो गया, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चला गया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, वो 44 में लिखा है। ठीक है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द आरपी और लिक्विडेटर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43 बाय एन ऑर्डर। भाई 44 मोटा मोटा क्या है कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है। require any property transferred in connection with the giving of the preference to be vested in the corporate debtor। मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसको कहेंगे कि भाई आप वापस ट्रांसफर करो सीडी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। सेकंड, require any property to be so vested if it represents the application either of the proceeds of sale of property so transferred or of money so transferred। मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, अब उसने जिसको ट्रांसफर की थी उसने बेच दी वो प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी तो हाथ आएगी नहीं, तो वो कह रहा है कि पैसे दे दो, जो प्रॉपर्टी बेची तो पैसे तो मिले होंगे ना, वो पैसे दे दो सीडी। ठीक है। इफ इट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन आइदर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड और ऑफ मनी सो ट्रांसफर्ड। सर मतलब अगर मनी ट्रांसफर किया है, मनी से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो प्रॉपर्टी दे दो सीडी को। भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी सीडी ने, ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगले ने बेच दी जिसको ट्रांसफर की थी, तो वो कहता है कि जो पैसे मिले हैं वो दे दो। ठीक है। या आपने पैसे दिए उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो कहता प्रॉपर्टी दे दो। मतलब समझ में आ गया? सर आ गया यस सर। सर, नंबर टू, यस सर, आ गया। हाँ। नंबर टू यदि कच्चे पक्के में पैसे दे दिए 60-40 के रेशो से ले लिए तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए, पक्के की ही बात हो सकती है, कच्चे की तो यहाँ हाँ, बात हो कच्चे नहीं की सकती। हाँ वही कह रहा हूँ कोई उसको भी कुछ रोकने के लिए नहीं है ना? है। हाँ, यहाँ तो जो बात पक्के की होगी, कच्चे की तो हो नहीं सकती। वो भी फिक्स ठीक ही है पार्टी है सर। हाँ। ठीक है जी। ठीक है सर। रिलीज और डिस्चार्ज,
इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब आपने कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है? कोई अनसिक्योर्ड लोन था, आपने उसको सिक्योर्ड बना लिया, ठीक है। कोई सिक्योर्ड था, उसको अनसिक्योर्ड बना लिया, कुछ भी कर लिया आपने। तो रिलीज और डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो उसको रिवर्स करना है। बेसिकली जो भी किया आपने उसको रिवर्स करना है। अगर वो ट्रांजेक्शन हाथ नहीं आ सकती, तो जो ट्रांजेक्शन हाथ में आ सकती है उसको रिवर्स कर। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अगले ने प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब आगे आगे थोड़ी जाते रहोगे आप। वो कहो, आप इतना ही कहोगे भाई जो प्रॉपर्टी सेल की उससे पैसे मिले वो दे दो। ऐसे ही आपने पैसे दिए, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो कहेगा भाई प्रॉपर्टी आप दे दो। ये मतलब रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच सम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर, सच सम्स टू द लिक्विडेटर और द आरपी एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट। मतलब कोई आदमी है जिसने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिए, उसको कहेंगे भैया वो वापस कर दो टू द आरपी, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट तो होती नहीं ट्रांजेक्शन। इतने तो समझदार वो भी हैं डायरेक्टर वगैरह भी, कि भाई हाँ अगर हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेंगे तो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो वो करते क्या है, मान लीजिए वो किसी कंसल्टेंट का बिल डाल दिया कंपनी में। देखो एक्चुअली होती कैसे है ट्रांजेक्शन। मान लो किसी लीगल कंसल्टेंट का बिल डाल दिया, ठीक है। कंसल्टेंसी ली नहीं कोई भी, ठीक है। उसका बिल डाल दिया और उसको पेमेंट दिखा दी, उससे पैसे ले लिए, इस तरह से। तो जब वो देखेगा, आरपी या लिक्विडेटर वो देखेगा भाई कोई कोर्ट केस तो चल नहीं रहा, तो इसने कंसल्टेंसी दी किस बात की, या इसके बिल किस चीज के आ रहे हैं। तो उसने इंक्वायरी की, पता चला कि भैया ये तो सब बिल फर्जी है, कोई ऐसा हुआ ही नहीं। या कोई सेल परचेज डमी डालते रहे, पता चल रहा है कोई स्टॉक तो आ नहीं रहा, इन्वेंट्री तो है नहीं। तो वो सब चीज ये यहां पर आ जाएंगी प्रेफरेंस। डायरेक्ट एनी गारंटर whose financial debt or operational debts owed to any person were released or discharged in whole or part by the giving of the preference to be under such a new or revived financial debt or operational debt to that person as the adjudicating authority deems appropriate। मतलब एक गारंटर था, उसको कह दिया तू भाग तू जा, ठीक है। मतलब उसको रिलीज कर दी उसकी गारंटी, तो अब उसको कहेंगे भाई दोबारा गारंटी ले। ये मतलब है, ठीक है। Director for providing security or charge on any property for the discharge of any financial debt or operational debt under the order, and such security or charge to have the same priority as a security or charge released or discharge। आपने कोई सिक्योरिटी रिलीज कर दी या डिस्चार्ज कर दिया, उसको दोबारा आपको ओन करना पड़ेगा। Director for providing to the extent to which any person whose property is so vested in the corporate debtor or on whom financial debt or operational debts are imposed by the order are to be proved in the liquidation of the corporate insolvency resolution process for financial debts or operational debts which arose from or were released or discharged wholly or in part by the giving of the preference। मतलब ये है, हमने क्या पढ़ा प्रेफरेंशियल में। प्रेफरेंशियल में ये पढ़ा कि पेमेंट तो देनी थी उसको, ठीक है। पेमेंट देनी थी, ये नहीं था कि देना नहीं था पैसा, पैसा तो देना था। आपने सिर्फ उसकी लाइन चेंज कर दी, प्रायोरिटी चेंज कर दी। अब उससे पैसा तो वापस ले लिया। अब उससे पैसा वापस ले लिया, तो वो कहेगा भाई मेरे को पैसे तो दो ना, पैसे तो मांगेगा ना वो। तो उसके लिए क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको वो डेट सीआईआरपी या लिक्विडेशन में प्रूव करने पड़ेंगे, मतलब वहां क्लेम करना पड़ेगा सीआईआरपी या लिक्विडेशन। समझ रहे हो आप? बात समझ गए नहीं? भाई एक आदमी को 1 करोड़ रुपए देने थे, उसको दे दिए। डायरेक्टर का लोन था 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। उसको दे दिया 1 करोड़ रुपए का लोन। अभी आपका 53 लिक्विडेशन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ। अब आरपी ने पकड़ लिया ये वाला ट्रांजैक्शन। आरपी ने कह दिया भाई उससे वापस ले लो, उसने वापस भी कर दिया डायरेक्टर ने पैसा। अब डायरेक्टर को पैसा तो मिलना ही है ना अल्टीमेटली। हम्म। वो मिलना कब है, वो कह रहा है कि उसको लिक्विडेशन में या सीआईआरपी में अपना क्लेम फाइल करेगा, ये मतलब, ठीक है।
सर जो पहले क्लेम फाइल हुए हैं और वेरिफिकेशन हो के उनकी लिस्ट भी उसने बन तो गई क्लेम है। फाइल करा ही नहीं ना, उसको तो पहले पैसे मिल गए थे, वो तो मौज ले रहा हाँ था, तो फिर 2 साल अब पहले मिल दोबारा गए सर थे वो उसको। दोबारा क्लेम लिस्ट बनेगी और एडमिटेड और वो जो है। और क्या ठीक है। भाई, उसको तो 2 साल पहले ही मिल गया था ना, उसका तो बुक्स में है ही नहीं कुछ ड्यू। हम्म, वो आरपीएल लिक्विडेटर ने पकड़ा कि भाई इसको पेमेंट कर दिया था, ये तो रिलेटेड पार्टी था। हम्म, अगर ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है तो, क्योंकि डायरेक्टरों को पहले ही पता चल गया था कंपनी डूबने वाली है, उन्होंने कहा अपने अपने पैसे निकाल लो भैया, इससे पहले Sir, कि इंसॉल्वेंसी शुरू हो। sir, I have a small doubt, sir. यस प्लीज। Sir, suppose, for example, one of the directors pays for anything which is not in the list, then it will not come under a professional transaction. हम्म। Suppose यस। they pay for something else which is not in the list of claims. नॉट इन द लिस्ट मतलब? For example, there is another subsidiary company, समझो सर, उसको पेमेंट कर दिया समझो, हाँ ठीक है। so that will come under what, sir? नहीं, वो देखना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फ्रॉडुलेंट में आ वेदर जाता वी कैन सर। कवर इट फॉर द बेनिफिट। वो फॉर द हाँ, ओके, बेनिफिट में कवर होगा कि नहीं होगा, वहां देखना पड़ेगा। ओके सर। इसीलिए वर्ड फॉर द बेनिफिट लिखा है ना। हाँ, यस सर, बिकॉज व्हाट यू हैव बीन सेड इज, हम्म। अगर ये वाटरफॉल मैकेनिज्म को जंप करे समझो, यस राइट। वो प्रेफरेंशियल आ वेरी रही, करेक्ट, वेरी करेक्ट। हाँ, मगर इसमें नहीं है, फिर भी पे कर दिया। हम्म। सो ऐसा कैसे लेना है इसको? 44 says कि you have already done that transaction, now it will be reversed. So these ओके, are the various modes of reversal. 44 में बता रहा है कि राइट कैसे सर, रिवर्सल होगा। ठीक है। यस सर, because if we see in the newspapers, हम्म। we see a lot of companies हम्म। paying to whatever is not there here at all. यस। हम्म। Provided that an order in this section shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor। मतलब क्या है कि किसी आदमी ने कॉर्पोरेट डेटर से वो प्रॉपर्टी नहीं ली, किसी दूसरे से ली है, और एनी इंटरेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम सच इंटरेस्ट एंड वाज एक्वायर्ड इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। ठीक है। मतलब कॉर्पोरेट डेटर ने एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और एक्स ने आगे बेच दी वाई को। वाई हैज बॉट दिस प्रॉपर्टी इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, तो वो रिवर्स नहीं होगा। आप क्या कहोगे? आप, वो एक्स कहेगा भाई मैंने तो प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो कहेगा भाई जो तो प्रॉपर्टी पैसे ले बेची लेंगे उसके सर, पैसे दे दो। पैसे दे दो इधर। बस यही है। पर सर वाई को उसमें भी लिखेंगे तो आ प्रॉपर्टी सकता है वापस कर दो, क्योंकि वाई ने कॉर्पोरेट डेटर से तो खरीदी ही नहीं, है ना, वाई ने तो एक्स से खरीदी है। रिक्वायर ए पर्सन हु रिसीव्ड ए बेनिफिट फ्रॉम द प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू टू पे ए सम टू द लिक्विडेटर और द आरपी। ठीक है। मतलब अगर किसी आदमी ने बेनिफिट गुड फेथ में कोई बेनिफिट लिया है, ठीक है, तो उसको भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली बात यह है, गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। जैसे मैंने बताया, एक कंसल्टेंट ने बिल दिया, उसने लीगल एडवाइस भी दी है, ठीक है ना, तो फिर उससे वापस नहीं होगा। Explanation 1. For the purpose of this section, it is clarified that where a person who has acquired an interest in property from another person other than the corporate debtor, or who has received a benefit from the preference or such other person to whom the corporate debtor has given preference, had sufficient information of the initiation or commencement of CIRP। अगर उसको था आइडिया कि भैया ये कंपनी सीआईआरपी में जाएगी, ठीक है, या वो रिलेटेड पार्टी है, तो उस केस में इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट वाज एक्वायर्ड और द बेनिफिट वाज रिसीव्ड अदरवाइज देन इन गुड फेथ अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। मतलब ये मान लिया जाएगा कि ये गुड फेथ में ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ठीक है। कौन कौन सी सिचुएशन में? एक तो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ है, रिलेटेड पार्टी में तो गुड फेथ में मानी ही नहीं जाएगी, डीमिंग फिक्शन है कि अगर रिलेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शन हुई है तो वो गुड फेथ में नहीं हुई है, उसको शो करना पड़ेगा कि गुड फेथ में हुई है। ठीक है। इसी तरह से अगर उसको इंफॉर्मेशन था कि भाई इनिशिएट होने वाली है या कमेंस होने वाली है सीआईआरपी, तो भी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन गुड फेथ। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2। ए पर्सन शैल, और इंफॉर्मेशन कैसे मान ली जाएगी
A person shall be deemed to have sufficient information or opportunity to avail such information if a public announcement regarding the CIRP has been made under section 13. अगर CIRP में पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है तो इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी। मतलब ये कि पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद में कोई भी ट्रांसफर अगर हो जाएगी तो वो गुड फेथ में नहीं मानी जाएगी। सर ये तो पिछले साल के भी ट्रांजेक्शन कवर करेगा ना, इन द केस ऑफ रिलेटेड पार्टी? नहीं, वो तो पिछले साल के तो करेगा ही करेगा। 2 साल का। टोटल हो गया जी, ये हो गया हमारा 44। अब 45 क्या है? अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। अंडर वैल्यूड क्या होती है? अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि आपने फ्री फंड में दे दिया या कम पैसे में दे दिया। ठीक है। ए ट्रांजेक्शन शैल बी कंसिडर्ड अंडर वैल्यूड वेयर द कॉर्पोरेट डेटार मेक्स ए गिफ्ट टू ए पर्सन, मतलब यू गिव इट फॉर फ्री, or enters into a transaction with a person which involves the transfer of one or more assets of the corporate debtor for a consideration the value of which is significantly less than the value of the consideration provided by the corporate debtor. कॉर्पोरेट डेटर ने एक प्रॉपर्टी 100 करोड़ की खरीदी थी, अब वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी 50 में, तो ये अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हो जाएगी। सिग्निफिकेंटली लेस लिखा है, और ये सिग्निफिकेंटली लेस जज कौन करेगा? ये इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जज करेगा। ठीक है। मेरी शक्ल देखो योग। ठीक है, चलिए। इफ द लिक्विडेटर और द आरपी एज द केस में बी ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार रेफर टू इन सबसेक्शन 2, आरपी या लिक्विडेटर ने ट्रांजैक्शंस देखी, उसको लगा कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस वर मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड अंडर सेक्शन 46। अब इसके लिए भी रेलेवेंट, जैसे 43 में रेलेवेंट पीरियड दिया था, कितना दिया था? 2 years एंड 1 year। यहां पर भी कह रहा है कि रेलेवेंट पीरियड दिया है, इसका अलग सेक्शन में दे दिया 46 में। क्या पीरियड है? 1 year दिया विद एनी पर्सन, और रिलेटेड पार्टी के लिए दे दिया 2 years। अब वहां पर भी 1 year और 2 year था, तो 43 और 46 में फर्क क्या है? कोई फर्क है क्या? वहां पर था कि एम्प्लॉय के लिए अलग से था, है ना, अदर देन बाय रीजन ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय। ठीक है ना। रिलेटेड पार्टी में क्या था? 2 years का था, लेकिन अदर देन बाय रीजन ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय, यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया, यहां सिर्फ 2 years और 1 year है। ठीक है। विच वर अंडरवैल्यूड। अंडरवैल्यूड का मतलब हमने देख ही लिया, या तो फ्री में दे दी या कंसिडरेशन सिग्निफिकेंटली लोअर है, और सिग्निफिकेंटली लोअर जज कौन करेगा? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। ठीक है। He shall make an application to the adjudicating authority to declare such transactions as void and reverse the effect of such transactions in accordance with this chapter। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया। And such transaction has not taken place in the ordinary course of business of the corporate debtor। ठीक है। 46 relevant period we have already seen। The adjudicating authority may require an independent expert to assess evidence relating to the value of the transaction mentioned in this section। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से वैल्यू करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई अंडर वैल्यूड है या नहीं। कई बार क्या होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 100 करोड़, अब वो चेंज हो गई। मान लो वहां पर क्या हो गया, एक ओवर ब्रिज बनना स्टार्ट हो गया, तो उसकी लोकेशनल एडवांटेज गड़बड़ हो गई। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी फिर कम पर भी अगर बिकेगी तो ये नहीं कह सकते कि भाई वो कोई अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन है। कई बार जेन्युइन रीजन से भी चेंज हो जाता है इन दी वैल्यू, तो इसी के लिए क्या है, कौन जज करेगा ये सब बातें? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। 47 47 कह रहा है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। 45 में कौन एप्लीकेशन लगा रहा था? आरपी और लिक्विडेटर। ठीक है। अब यहां पर 47 में
अगर मान लो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है और आरपी या लिक्विडेटर एप्लीकेशन नहीं लगाता, तो क्या कोई और आदमी भी एप्लीकेशन लगा सकता है? लगा सकता है। मान लो आरपी या लिक्विडेटर ने कोई ट्रांजेक्शन कर दी जो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन थी, ठीक है ना, तो वो खुद तो एप्लीकेशन लगाएगा नहीं। तो 47 क्या बोलता है? 47 बोलता है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन, where an undervalued transaction has taken place and the liquidator or the RP, as the case may be, has not reported it to the adjudicating authority. ठीक है, इसने रिपोर्ट नहीं किया। ए क्रेडिटर, मेंबर और ए पार्टनर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, एज द केस में बी, may make an application to the adjudicating authority to declare such transactions void. ठीक है, तो कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? क्रेडिटर, मेंबर और पार्टनर ऑफ सीडी। सर यस। इसमें सर परमिशन तो सभी को मिलनी चाहिए थी जिनके इंटरेस्ट डिफीट हो रहे हैं ना इस ट्रांजैक्शन से। मान लीजिए पैसा कम आया हम्म, और तो कर उसमें तो दिया, क्रेडिटर दे दिया, मेंबर दे दिया, पार्टनर दे दिया, और किसको और कौन इंटरेस्ट? क्रेडिटर मीन्स ऑपरेशनल और ऑल ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिटर ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, तो क्रेडिट की एम्प्लॉय बेचारा डेफिनेशन दे क्यों नहीं रखी शामिल? है। एम्प्लॉय क्यों नहीं शामिल किए? तो एम्प्लॉय क्रेडिटर ही तो है, और क्या है? ठीक है ठीक है। एम्प्लॉय ऑपरेशनल हाँ क्रेडिटर। लग गई समझ, लग गई समझ जी सर। तो पार्टनर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटा मीन्स एलएलपी का रिलेशन है क्या सर? हाँ हाँ, पार्टनर मतलब पार्टनर ऑफ ए कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी का। मेंबर हो गया कंपनी के केस में, कंपनी जी में सर। मेंबर होता है, जो शेयर होल्डर जी होता है उसको मेंबर जी कहते हैं, जी जो जिसका जी नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर्ड है वो मेंबर है। करेक्ट सर। तो क्रेडिटर, मेंबर और पार्टनर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, एज द केस में बी, may make an application to the adjudicating authority to declare such transactions void and reverse their effect in accordance with this chapter. ठीक है, where the adjudicating authority, after examination of the application made under subsection 1, is satisfied that undervalued transaction had occurred, ठीक है, और the liquidator or the RP, as the case may be, after having sufficient information or opportunity to avail information of such transactions, did not report such transactions to the adjudicating authority. इनके पास इंफॉर्मेशन थी, अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया। तो क्या करेंगे? इट शेल पास एन ऑर्डर रिस्टोरिंग द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर सच ट्रांजैक्शंस and reversing the effect thereof in the manner as laid down in section 45 and 48, requiring the board to initiate disciplinary proceeding against the liquidator or RP at the case. ठीक है, रिस्टोर कर देंगे, ट्रांजैक्शन को वर्ड डिक्लेयर कर देंगे और बोर्ड को कहेंगे भाई इनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लो, आरपी या लिक्विडेटर। ठीक है, क्लियर है? तो 43, 44, 45, 46, 47 क्लियर हो गए यहां तक? भाई 43 में प्रेफरेंशियल था, 44 में उसको इफेक्ट रिवर्स कर दिया, 45 में अंडर वैल्यूड है आरपी या लिक्विडेटर, 46 में रिवर्सल हो गया, 47 में एप्लीकेशन ऑन अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन बाई अदर देन दी लिक्विडेटर और आरपी है, उसमें क्रेडिटर, मेंबर या पार्टनर को कवर कर लिया। ठीक है, नाउ 48, 48 क्या बोलता है? ऑर्डर इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। The order of the adjudicating authority under subsection 1 of section 45 may provide for the following. क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? पहला, require any property transferred as part of the transaction to be vested in the corporate debtor. ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है सीडी को वापस करो। रिलीज और डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ग्रांटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर ग्रांट किया है तो उसको रिलीज या डिस्चार्ज करो। Require any person to pay such sums in respect of benefits received by such person to the liquidator or RP, as the case may be, as the adjudicating authority में direct। कोई बेनिफिट दे दिया तो उस बेनिफिट को रिवर्स करो। Require the payment of such consideration for the transaction as may be determined by an independent expert। मतलब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, 100 वाली 50 में कर दी, एक्सपर्ट ने कहा कि भाई उसकी वैल्यू 100 थी, तो ये कहेंगे भाई 50 और दे दो, ये मतलब। ठीक है, require the payment of such consideration for the transaction as may be determined by an independent expert। हो गया ये भी क्लियर? Correct, sir. 49, 49 है
ट्रांजेक्शंस डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स। एफ एफ को आ गया सर, पी यू सर हो गया। सर सर एक मिनट सर, ये रिलीज और डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ग्रांटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, मतलब इसका ये क्या है, मतलब? मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे करते हो, आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हो। आपने हम्म। चार्ज क्रिएट कर दिया, कोई अनसिक्योर्ड लोन था, आपने उसको सिक्योर्ड बना दिया, तो वो भी ओके ट्रांसफर माना जाता है। ओके ओके तो वो जो क्रिएट किया था उसको डिस्चार्ज कर दो, उसको रिलीज कर दो। ओके सर। ठीक है ना। कोई ये जो मतलब लोन है, यहाँ सिक्योर मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो जाता ना सर, तब सिक्योर हो जाता है। बात नहीं। ऐसा नहीं है सर। ऐसा है, लोन है, जैसे मान लीजिए ओके। एक अनसिक्योर्ड लोन है। आप हाँ। अनसिक्योर्ड लोन को सिक्योर्ड बनाने के लिए क्या करोगे, आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दोगे। यस सर। हाँ, ठीक है ना। गॉट इट गॉट इट। तो उसको वापस करने की बात हो रही है। राइट सर। 49, 49 बोलता है। एक्सक्यूज मी सर, 1 सेकेंड सर। यस, यस प्लीज। 48 के ऊपर इट शैल पास एन ऑर्डर रिस्टोरिंग द पोजीशन हाँ एज इट एग्जिस्टेड, वो भी है और ये भी है ना? हाँ। अगर 47 में हम्म adjudicating authority, it shall हम्म pass an order in this case of हम्म undervalued transaction हम्म। restoring the position, that is A. वो भी लिख दिया ना, 48 का भी रेफरेंस दे दिया ना 47 में। इन हाँ, 47 इट सेल्फ कंटेन्स ए रेफरेंस टू सेक्शन 48। ओके सर। नाउ 49, ड्राफ्टिंग बहुत बढ़िया नहीं है आईबीसी कोड की। ड्राफ्टिंग जो है ना, ड्राफ्टिंग थोड़ा डिफेक्टिव है। 14, बट ठीक है, अब जो है सो है। ट्रांजेक्शन्स डिफ्रॉड, बहुत जल्दी में बनाना एक्चुअली। ट्रांजेक्शन्स डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स where the corporate debtor has entered into an undervalued transaction as referred to in subsection 2 of section 45। कॉर्पोरेट ने अंडरवैल्यू ट्रांजेक्शन कर ली एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट सच ट्रांजेक्शन वाज डेलिबरेटली एंटर्ड इनटू बाय सच कॉर्पोरेट डेटर। अभी तक आप देखिए, ये जो अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन था, इसमें इंटेंट की बात नहीं की थी उसने कहीं भी। उसने ये कहा 100 वाला माल 50 में ट्रांसफर कर दिया। ये नहीं कहा कि इंटेंट खराब थी अच्छी थी, ये बोला ही नहीं। यहां पर क्या बोल रहा है कि इंटेंशन भी मैलिफाइड है। दोनों में फर्क ही है। भाई 43 में तो कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं, 43 में तो पैसे देने ही थे, वो तो एंटीसिडेंटेड था ही, सिर्फ प्रेफरेंस ही चेंज किया। अंडर वैल्यूड में क्या था, अंडर वैल्यूड में जितने पे देनी थी उससे कम पे दे दी या फ्री फंड में दे दी। बट इंटेंशन मैलिफाइड है या नहीं है वो उसकी कहीं बात नहीं करता। यहां पर क्या बात करता है, यहां बात कर रहा है कि उस ये जो ट्रांसफर हो रही है इसकी इंटेंशन ही मैलिफाइड है, करेक्ट सर, डिलिबरेटली हुई है। डिलिबरेटली एंटर्ड बोल रहे सर। हाँ तो इसका मालाफाइड इंटेंशन है। हाँ, फॉर कीपिंग एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू मेक अ क्लेम अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। कि मतलब ताकि एसेट्स जो है उनको ना मिले जिनका क्लेम है, जो हु आर एंटाइटल्ड टू क्लेम। तो जानबूझकर गलती कर रहे। हाँ, और इन ऑर्डर टू एडवर्सली इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इन रिलेशन टू द क्लेम। ठीक है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल मेक एन ऑर्डर रिस्टोरिंग द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर सच ट्रांजैक्शन as if the transaction had not been entered into and protecting the interests of persons who are victims of such transactions। तो जो विक्टिम है उनका इंटरेस्ट भी इनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor। ठीक है। अगर अदर देन कॉर्पोरेट डेटर है तो वो इसमें नहीं आ रहा। कॉर्पोरेट डेटर ने एक्स को किया, एक्स ने आगे कर दिया ट्रांसफर, but it was acquired in good faith for value and without notice of the relevant circumstances or affect any interest derived from such an interest। मतलब कॉर्पोरेट डेटर ने तो फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर किया, उन्होंने एक एक एक्स को ट्रांसफर कर दिया, एक्स ने आगे वाई को ट्रांसफर कर दिया, वाई ने पैसे दिए उस ट्रांजेक्शन के और उसको ये सब गड़बड़ झाले का पता भी नहीं था। ठीक है ना। तो उससे वापस नहीं होगा। shall not require a person who received a benefit from the transaction in good faith for value and without notice of the relevant circumstances to pay any sum unless he was a party to the transaction। ठीक है। ये मतलब है, अगर गुड फेथ या फॉर वैल्यू में मिला है, कोई बेनिफिट मिला है, तो वो वापस नहीं करना।
अगर अदर देन कॉर्पोरेट डेटर से ट्रांसफर मिला है बट इट इज इन गुड फेथ फॉर वैल्यू, तो भी ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. नाउ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्या है? पहले में क्या है, हम दे रहे हैं, इसमें वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन पार्टी टू एन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें पैसे मिल रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन गड़बड़ है। where the corporate debtor has been party to an extortionate credit transaction involving the receipt of financial or operational debt। भाई इसको पैसे की जरूरत थी, इसको पैसे उल्टी पुल्टी टर्म्स पे दिए उसने। उसने क्या कहा, मैं 5% इंटरेस्ट लूंगा पर मंथ, ये एक्सटॉर्शनेट हो जाएगी। इन्वॉल्विंग द रिसीट और फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट ड्यूरिंग द पीरियड विद इन 2 years प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इसमें 1 year और 2 year की वाली बात नहीं है, इसमें क्या है, इसमें सीधा 2 years। इसके अलावा आप 49 देखो, जो फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट में कोई पीरियड की बात ही नहीं करता। फ्रॉडुलेंट में पीरियड की बात नहीं की ना, कि दो Yes, sir. साल पहले थी, 1 साल पहले थी, ये हो सकता है Yes, 10 साल पहले हो तो भी आ जाएगी yes, sir. 49 में। क्लियर है मंजीत जी? Yes, sir. 49 जो आरपी है, के सर, आरपी के जो राइट है वो तो फिर बहुत एक्सटेंसिव हो गए, वो तो शुरू से देख लेगा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से ही। वो तो देख ही लेगा। सर और ये तो इसमें क्या है, 49 में एक और खास बात है, हम्म, वो ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, रिपोर्ट कौन करेगा ये नहीं बात कर रहा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने आप भी कर सकता है ये काम। ठीक है जी। इसमें क्या है, सर ट्रांजैक्शन हुई है बस, सर और इसीलिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड, बस इसका सेटिस्फेक्शन है। सर एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि आज ये हाँ। सच है या झूठ है, क्योंकि मैं है ना केस वगैरह देखता रहता हूँ हम्म। एनसीएलटी में, हम्म। कि आरपी 4-4 करोड़ के फ्लैट ले गए जिनके बेचारों के वो अभी हो रही थी। ये सच है या झूठ है क्या? कि वो फ्री में ले गए 4-4 5-5 करोड़ का बेनिफिट देखिए ये अकॉर्डिंग सब टू। अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी फोन पे बात कर लेंगे अलग से। ठीक है सर, ठीक है, ठीक हाँ है। जी। तो सर अब सर एक बात सर, हाँ sir, that is the reason why you will हाँ, require the services of so many specialists, यस valuer, consultants, यस 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 then transaction specialists, यस। advisors. तो ये 49 क्या बोलता है? सर 49 में क्या बोल रहा है? 49 में बोला ही नहीं कि आरपी ने इन्फॉर्म करना है, लिक्विडेटर ने करना है, मेंबर क्रेडिटर, कुछ नहीं बोला। क्या सर बोला? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड, राइट सर। फ्रॉडुलेंट है। हाँ कोई हाँ पीरियड की बात नहीं वरना करता कि पीरियड 1 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, कब हुआ, कहीं कुछ बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट। किसने बताया, कैसे बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके ठीक है, हम्म। उसके बाद में 50 एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शनों में क्या है, पैसे दे रहे थे सीडी, अब ये पैसे ले रहा है, हम्म। लेकिन ले रहा है उल्टी पुल्टी टर्म्स पे। रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट ड्यूरिंग द पीरियड विद इन 2 years प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट। यहां पर 2 साल का ही पीरियड है, यहां रिलेटेड अनरिलेटेड की बात नहीं है, सबके लिए 2 साल का ही पीरियड है। ठीक है, द लिक्विडेटर और द आरपी द केस में भी may make an application for avoidance of such transactions to the adjudicating authority if the terms of such transactions required exorbitant payments to be made by the corporate debtor। अब आपने बहुत सारी क्रेडिट कंपनीज का सुना होगा, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, कि भाई दे आर चार्जिंग 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? यस सर। लेकिन क्या वो ट्रांजैक्शन एक्सटॉर्शनेट में आएगी? द आंसर इज नो। क्यों? वो ये कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट एनी डेट एक्सटेंडेड बाय एनी पर्सन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज which is in compliance with any law for the time being in force in relation to such debt shall in no event be considered as an extortionate credit transaction। ठीक है, मतलब ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ये तो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई प्राइवेट मनी लेंडर है तो वो आ सकता है इसमें, बट अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है, कोई बैंक है, अगर वो चार्ज कर रहा है कोई प्रोसेसिंग फीस, कोई इंटरेस्ट, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, यस सर।
नाउ Sir, in all these four, यस in preferential, undervalued, fraudulent, and extortionate, हम्म they are clearly giving what it is and what it is not, यस and बिल्कुल what should not be done. बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये clarity दे रहा है सर. हाँ नाउ 51 क्या बोलता है? ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 is satisfied that the terms of a credit transaction required exorbitant payments to be made by the corporate debtor, तो ये क्या करेगा? ये रिस्टोर कर देगा. इट shall restore the position as it existed prior to such transaction, set aside the whole or part of the debt created on account of the extortionate credit transaction. ठीक है. Modify the terms of the transaction. उसमें 5% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो बोलेगा भाई 1.5 कर लो. Require any person who is or was a party to the transaction to repay any amount received by such person, or require any security interest that was created as part of the extortionate credit transaction to be relinquished in favor of the liquidator or the RP as the case may be. ठीक है, मतलब बेसिकली रिवर्स करता है ट्रांजेक्शन. तो ये 51 तक है हमारा पीयूएफई ट्रांजेक्शन, 43 टू 51. इसके बाद में एक और सेक्शन आता है, वो सेक्शन आता है 66. Yes, sir. वो सेक्शन में और इसके साथ ही डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि ये सेक्शन इससे मिलता जुलता ही है. Yes, sir. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस सेक्शन 66 ऑल्सो. वो लिक्विडेशन के बाद में आ जाएगा आपका. ये दोनों आएगा ना सर, 66 और 67 भी आ जाएगा ना सर? एक मिनट, पहले 66 पे चलते हैं, मैं देखते हैं. तो इससे मिलता जुलता है, इसीलिए मैं कहा इसके साथ ही डिस्कस कर लें 66 को. ये है जी 66. तो 66 क्या बोलता है? फ्रॉडुलेंट और fraudulent trading or wrongful trading. If during the CIRP or liquidation, it is found that any business of the corporate debtor has been carried on with intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose. कई बार क्या होता है, फेक बिलिंग करते हैं. ठीक है भाई, कंपनी ने लोन ले लिया, अब लोन कंपनी से पैसा तो निकालना है, कैश तो निकाल नहीं सकते. कुछ फेक बिल एंटर कर देते हैं कि भाई परचेज कर लिया, परचेज पर जो कुछ नहीं किया, वो अपनी ही कंपनी बना ली, उसके थ्रू पैसा निकाल करके ले जाती है. तो अगर इनको लगता है, इफ ड्यूरिंग CIRP और लिक्विडेशन इट इज फाउंड दैट एनी बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन कैरिड ऑन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, the adjudicating authority may, on the application of the RP, pass an order that any persons who are knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. मतलब यहां पर क्या हो गया, पर्सनल लाइबिलिटी आ गई. ठीक है, इनको क्या कहा, shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. ठीक है, मतलब लाइबिलिटी आ गई. किसकी लाइबिलिटी आ गई? जो भी पर्सन जिन्होंने ये फ्रॉड किया है. सर जी आप जो 66 पढ़ रहे हैं ये कहाँ से पढ़ रहे हैं सर? ये पीपीटी में ही है. पीपीटी में तो है, इधर बुक्स में किसका रूल्स है, क्या है, रेगुलेशन क्या है? 66 सेक्शन है सर, ये. 66 सेक्शन 66 सर. सेक्शन 66 है, एक मिनट सर. इंडेक्स में देख लो. हाँ, हाँ हाँ सर ठीक है, मैं सेक्शन 66. आपके पास कौन सी किताब है, कमर्शियल की है क्या? फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग. मिल गया? हाँ मिल गया. हाँ, वही हाँ पढ़ रहे सर. हाँ हाँ जी.
On an application made by the RP during the CIRP, the adjudicating authority may by an order direct that a director or partner of the CD, as the case may be, shall be liable to make such contribution to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. ठीक है, किसकी लाइबिलिटी बना दी? डायरेक्टर या पार्टनर की। ठीक है, इफ बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट such a director or partner knew or ought to have known that there was no reasonable prospect of avoiding the commencement of CIRP in respect of such corporate debtor। मतलब यह है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले ही डायरेक्टर या पार्टनर को पता था कि ये जहाज डूबने वाला है। ठीक है, and such director or partner did not exercise due diligence in minimizing the potential loss to the creditors of the corporate debtor। ठीक है, और उन्होंने लॉस रोकने के लिए कुछ नहीं किया। Notwithstanding anything contained in this section, no application shall be filed by a resolution professional under subsection 2 in respect of such default against which initiation of CIRP is suspended as per section 10A। सेक्शन 10A क्या है? सेक्शन 10A में दिया है कि भाई कोविड पीरियड में कोई भी डिफॉल्ट जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। ठीक है ना। Explanation. For the purpose of this section, a director or partner of the CD, as the case may be, shall be deemed to have exercised due diligence if such diligence was reasonably expected of a person। ठीक है, carrying out the same functions as are carried out by such director or partner as the case may be in relation to the corporate debtor। ठीक है, ये हो गया हमारा 66। अब सेक्शन 67। 67 क्या बोलता है? प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 66। 66 और 67 भी मिलते जुलते हैं। Where the adjudicating authority has passed an order under subsection 1 or subsection 2 of section 66 as the case may be, it may give such further directions as it may deem fit, as it may deem appropriate for giving effect to the order, and in particular the adjudicating authority may पहला provide for the liability of any person under the order to be a charge on any debt or obligation due from the corporate debtor to him। मतलब एक डेट या ऑब्लिगेशन है, किसका है? वो सीडी का है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको बोलेगी? वो बोलेगी डायरेक्टर को कि भैया ये पैसे तुम भरो। समझ रहे हो? Yes, sir. प्रोवाइड फॉर द लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन अंडर द ऑर्डर टू बी ए चार्ज ऑन एनी डेट और ऑब्लिगेशन ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर टू हिम or on any mortgage or charge or any interest in a mortgage or charge on assets of the corporate debtor held by or vested in him or any person on his behalf or any person claiming as a assignee from or through the person liable or any person acting on his behalf। ठीक है, मतलब यह कि उनकी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी। अगर डायरेक्टर ने किसी आगे असाइनमेंट कर दिया, मान लो अपने नौकर के नाम ट्रांसफर कर दी, तो उसको बोलेंगे भाई तुम भरो ये चीज। ठीक है, from time to time make such further directions as may be necessary for enforcing any charge imposed under this section। For the purpose of this section, assignee includes a person to whom or in whose favor by the directions of the person held liable under clause A the debt obligation mortgage or charge was created issued or transferred। क्योंकि डायरेक्टली तो करते नहीं है डायरेक्टर, है ना। डायरेक्टर किसी और के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे, मान लो अपने नौकर के नाम ट्रांसफर कर दी, जी सर। है ना, issued or transferred or the interest created but does not include an assignee for valuable consideration। लेकिन अगर किसी को असाइनमेंट की है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन गुड फेथ and without notice of any of the grounds on which the directions have been made, where the adjudicating authority has passed an order under subsection 1 or subsection 2 of section 66 as the case may be in relation to a person who is a creditor of the corporate debtor। ठीक है, it may by an order direct that the whole or any part of any debt owed by the corporate debtor to that person and any interest thereon shall rank in the order of priority of payment under section 53 after all other debts owed by the corporate debtor। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई अमाउंट किसी क्रेडिटर के नाम ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है,
तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी कि भाई जो इसका डेट है, इस क्रेडिटर का जो डेट है, उसको लास्ट प्रायोरिटी दो। मतलब कई बार क्या होता है, आप कच्चे की भी ट्रांजैक्शन करते हो और पक्के की भी करते हो, एक ही क्रेडिटर है, उससे कुछ माल पक्के में खरीद लेते हो, कुछ कच्चे में खरीद लेते हो। ठीक है। तो उस केस में अगर ऐसा कोई क्रेडिटर पकड़ा जाएगा, तो उसको कहेगा भाई इसको लाइन में सबसे पीछे लगाओ। ठीक है। आफ्टर ऑल अदर डेट्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, तो उसकी प्रायोरिटी और नीचे कर देंगे, ये मतलब है। 67 है, 67 हो गया फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग प्रीपैक। मिलता जुलता है, ये प्रीपैक क्योंकि बाद में आया, इसीलिए 67 ही कर दिया इन्होंने। इन्होंने कह तो दिया भाई अगर फ्रॉड है। 67 है ओनली फॉर प्री पैक ना। हाँ, प्रीपैक। तो वो ठीक ये है। कहता है कि भाई इसमें ऑफिसर के ऊपर एक पेनल्टी लगा सकते हैं 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की। ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद में हमारा फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो है ना, 68 से लेकर के और आपके ये है 77A तक। तो 66, ये मैं क्या करूंगा, इसके लिए ना एक चार्ट दे दूंगा आपको, तो वो हम्म। चार्ट से आप याद कर लेना, पेनल्टीज वाला। ठीक है जी। तो आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी फिर मंडे को करेंगे। वो ठीक है। आपके लिए मैं जो क्या करूंगा, वो टेस्ट जो है ना,